अस्सलामुअलैकुम। मुझे शाकिर हुसैन कहते हैं और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा है वेव्स एंड ऑसिलेशंस का। वेव्स एंड ऑसिलेशंस में जो आज टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है स्टेशनरी वेव्स। अब स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर स्टेशनरी वेव्स और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है, अच्छा तो वक्त है कि ये बगैर चलते हैं टॉपिक की तरफ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो मुझे मेरे भाई ने कहा कि लाजमी बतानी है वो ये है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, बेल आइकन को भी दबाना है और क्या करना है, हाँ शेयर भी करना है। चलिए जी चलते हैं टॉपिक की तरफ। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बाउंटीफुल। स्टेशनरी वेव्स कौन सी होती है, हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि सिमिलर वेव्स कौन सी वेव्स होती है, ये सिमिलर वेव्स होती है। अब सिमिलर वेव्स का मतलब ये हुआ कि अगर दो वेव्स की मैं बात कर रहा हूं, दो वेव्स दोनों या तो लॉन्गिट्यूडनल हो, दोनों या तो ट्रांसवर्स हो, अगर मैकेनिकल नेचर की है तो दोनों मैकेनिकल नेचर हो, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, यानी कि सिमिलर वेव्स हो। मतलब समझ गए, शाबाश। चलिए अब सिमिलर वेव्स होने के साथ साथ और क्या है, दे शुड हैव सेम। क्या क्या चीज सेम होनी चाहिए इनकी? सर इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, स्पीड सेम होनी चाहिए एंड एम्पलीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब ये चीजें सेम हो इनकी, और एक और इंपॉर्टेंट बात, और सेम लाइन भी हो, दे आर मूविंग अलोंग सेम लाइन, सेम लाइन के अलोंग ये मूव कर रही हैं दोनों वेव्स। ठीक है, और एक आखिरी बात, इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए सर, वो ऑपोजिट होनी चाहिए। शाबाश, थैंक यू, ऑपोजिट डायरेक्शन। चलिए जी, तो स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, सिमिलर वेव्स हो, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, टाइम पीरियड, स्पीड, एम्पलीट्यूड, सेम लाइन, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये क्या होगी, स्टेशनरी वेव्स। अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं बात करता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स। वक्त बचाते हैं ना, SW लिख दिया मैंने, SW सैयद वकार, नहीं भाई, SW स्टेशनरी वेव्स। चलिए, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए ना मैं आपके सामने एक वेव ड्रा करता हूं यहां बोर्ड पर। ठीक है, वेव फर्ज कर लेते हैं, हमारे पास ये कोई स्ट्रिंग है और ये जो स्ट्रिंग है ये हमने दो रिजिड फोर्स के साथ इसको फिक्स किया हुआ है। अब इसको आप यहां से प्लग करते हैं 1/4 से, जैसे आप यहां से प्लग करेंगे ना इसके अंदर एक वेव प्रोड्यूस हो जाएगी कुछ इस तरह की। ठीक है, अब ये वेव इधर जाएगी, यहां से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक होगी, और रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद ये आ गई यहां पर। ड्राइंग से आप लोग घबराइएगा ना, ड्राइंग मेरी आपको पता है ऊपर नीचे होती रहती है। अच्छा जी, अब हुआ क्या, हुआ ये कि हमने देखा कि जहां से तो ये स्ट्रिंग फिक्स थी, ठीक है, जहां से ये स्ट्रिंग क्या थी, फिक्स थी, तो यहां के पार्टिकल्स ना मूव नहीं कर रहे, और ये पार्टिकल भी हम देखेंगे ये मूव नहीं कर रहा होगा, ऊपर नीचे नहीं जा रहा होगा, और यहां पर जो पार्टिकल है ये भी मूव नहीं कर रहा होगा। तो यहां से हमारे पास ना दो बातें आती हैं, वो दो बातें ना मैं इधर लिखने वाला हूं। एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास नोड का, ठीक है, मैं इसको कह देता हूं नोड्स, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है एंटी नोड्स का। किसका आता है जी सर, एंटी नोड का, शाबाश। अच्छा जी, अब नोड क्या है, मैंने ये बोला कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये ऐसे पॉइंट है इस वेव के ऊपर, ये देखिए ये यू वेव जा रही है, ठीक है, यहां से ऐसे फिर, तो ये सिर्फ इस वाले हिस्से को देखें ना, तो ये वाला हिस्सा यू ऊपर नीचे ऐसे करके ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये तीन पॉइंट्स जो मैंने ब्लैक से इनको हाईलाइट किया हुआ है ये मूव नहीं कर रहे। तो ऐसे पॉइंट्स जो किसी वेव के ऊपर, स्टेशनरी वेव के ऊपर क्या काम करें, स्टेशनरी वेव के ऊपर जीरो डिस्प्लेसमेंट शो करें, उनको हम बोलते हैं नोड्स। चलिए लिख लेते हैं, नोड्स क्या होते हैं, पॉइंट्स shows
शोज जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे पॉइंट्स जो जीरो डिस्प्लेसमेंट शो करें उन्हें हम क्या बोलते हैं सर? नोड्स बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज देखिए, यहां पर ना अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये यूं हो रहा है ऊपर नीचे, इस पूरे इस एक सेगमेंट की बात करें अगर, तो ये अगर ये इस वक्त यहां पर है ना तो यहां नहीं है, ये या तो इधर है या इधर है, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रही है। ये एक सेगमेंट आपको नजर आएगा, क्योंकि स्पीड बहुत तेज होगी तो आपको एक लूप के तौर पर ये नजर आ रहा होगा। इसके ऊपर देखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है, या इसको आप कह लें इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये जो मैंने ग्रीन से बनाई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंटी नोड। मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये भी यहां पर क्या होगा फिर? एंटी नोड। अच्छा जी, इसको मैंने क्या बोला था? ब्लैक को सर इसको आपने नोड बोला था, इस ब्लैक को सर नोड बोला था, इस ब्लैक को भी नोड बोला था। चलिए जी, इस वेव के अंदर अगर आप देखें ना तो 3 नोड है और एंटी नोड कितने हैं? 2। अब एंटी नोड क्या होते हैं? यहां लिख लेते हैं ना, एंटी नोड होते हैं जी पॉइंट्स शोज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे पॉइंट्स स्टेशनरी वेव के ऊपर, स्टैंडिंग वेव के ऊपर उन जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करें उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम एंटी नोड्स बोलते हैं। अब देखिएगा जरा, अगर मैं बात करूं यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस की, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, इस एक हिस्से को देखें तो ये एक वेव नहीं बन रही, एक वेव की लेंथ, तो ये कितना ही है? ये हमारे पास है सर वेवलेंथ, यानी कि 1 लैम्डा है। तो इस नोड से एक नोड छोड़कर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया? 1 लैम्डा। अच्छा, अगर मैं इसका हाफ ले लूं, मैं यहां से यहां तक की अगर बात करूं, ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा, लैम्डा था ना पहले, तो ये अब हो जाएगा लैम्डा का हाफ। लैम्डा का हाफ कितना होता है भाई? बता दो ना सर। लैम्डा बाय 2, ये कितना हो गया? लैम्डा बाय 2 हो गया। अच्छा, अगर मैं इसका भी हाफ कर दूं, चले मैं इस लूप को ले लेता हूं, आसान काम करते हैं ना थोड़ा सा, इस लूप को मैं ले लेता हूं। अगर मैंने यहां तक करता तो ये लैम्डा बाय 2 था, मैंने इसका भी हाफ कर दिया, तो अब ये जो डिस्टेंस आएगा ये कितना हो जाएगा सर? ये लैम्डा बाय 2 था ना, तो लैम्डा बाय 2 का भी हाफ हो जाएगा भाई। कितना होता है वो सर? वो होता है लैम्डा बाय 4। तो अब यहां से ना बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है, डिस्टेंस। ये देखिए, ये एक नोड है और ये दूसरा नोड है, तो एक नोड से दूसरे नोड तक का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? लैम्डा बाय 2 के। तो मैं यहां लिख देता हूं डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स, ठीक है, कितना होता है? ये होता है सर लैम्डा बाय 2। या मैं इसको समराइज करके लिख लूं ना, तो आप ये याद रख लीजिएगा कि नोड से नोड तक का डिस्टेंस, ठीक है, नोड से नोड तक का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा बाय 2। एंटी नोड तक का डिस्टेंस कितना होता है सर? ये भी लैम्डा बाय 2 ही होगा ना। ये देखिए, ये एंटी नोड है यहां से तो यहां तक, ये भी वेवलेंथ का हाफ हो जाएगा, तो ये भी लैम्डा बाय 2 हुआ। एंटी नोड से एंटी नोड तक लैम्डा बाय 2, नोड से नोड तक भी लैम्डा बाय 2। अच्छा, नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस कितना होगा सर? ये देखिए, नोड से एंटी नोड लैम्डा बाय 4, तो यहां लिख देते हैं नोड से एंटी नोड। कंसेक्टिव की बात हो रही है, अल्टरनेट की बात नहीं हो रही। कंसेक्टिव बोल दे या सक्सेसिव बोल दे, तो इसका मतलब आपने याद रखना है। तो नोड से एंटी नोड तक का कितना डिस्टेंस हो जाएगा सर? लैम्डा बाय 4, ठीक है। मैं एक और बात पूछ लेता हूं आपसे, बताइएगा जल्दी से, डिस्टेंस बिटवीन 2 अल्टरनेटिंग नोड्स क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन 2 अल्टरनेटिंग नोड्स, 2 अल्टरनेटिंग नोड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा? जल्दी से बता दें, शाबाश सर। ये होगा लैम्डा के इक्वल। कैसे भाई सर? अल्टरनेट आप कह रहे हैं ना, मतलब एक छोड़ के अगला नोड, तो एक ये नोड है, इससे अगला ये ना, इसको नहीं देखना, इससे अगले वाले को इसको छोड़ना है, तो अल्टरनेट की बात हो रही है। तो एक नोड छोड़कर दूसरे नोड तक, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? तो वो लैम्डा के बराबर है। तो आपने याद रखना है, लफ्जों से भी खेलता है समटाइम एग्जामिनर। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही थी, तो नोड्स पर, नोड्स किनको कहते हैं हमने ये डिफाइन कर लिया। अब और बात नोड्स के हवाले से,
देखिए जब स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती है ना, तो जो नोड्स होते हैं वहां पर जो प्रेशर है ना वो मैक्सिमम होता है। प्रेशर क्या होता है? मैक्सिमम। प्रेशर की बात कर लें, ठीक है। और इसके अलावा प्रेशर अगर हम कह रहे हैं तो स्ट्रेस भी यहां पर क्या होगा? स्ट्रेस भी मैक्सिमम होगा। और अगर मैं बात कर लूं स्ट्रेन की, ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये सारे क्या होंगे? ये सब मैक्सिमम होंगे। कहां पर? नोड्स पर, ठीक है। स्ट्रेस, स्ट्रेन और नोड्स के बारे में और इंपॉर्टेंट बात, नोड्स के बारे में हम ये बात कर सकते हैं कि नोड्स जो है ना, ये जीरो डिस्प्लेसमेंट चूंकि शो करते हैं तो ये एनर्जी ट्रांसफर नहीं करते। मैं यहां कह सकता हूं नो एनर्जी ट्रांसफर, तो यहां से एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती भाई, ठीक है। अब यही वजह है कि ये जो नोड चूंकि यहां से एनर्जी आगे ट्रांसफर नहीं हो पाती, तो इसलिए भी हम इस वेव को हम स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव बोलते हैं। ये प्रोग्रेसिव वेव नहीं है, ये प्रोग्रेसिव वेव नहीं है क्योंकि ये प्रोग्रेस नहीं करती, आप आगे नहीं मूव करती, ये एक स्पेसिफिक रीजन के बिटवीन ही ऑसिलेट करती रहती है। अच्छा जी, तो नोड्स हो गए। अब और इसके बारे में दूसरी तरफ अगर हम देखें, यहां पर किनेटिक एनर्जी क्या होगी? चलें ये भी देख लेते हैं। किनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी सर वो भी जीरो, तो टोटल एनर्जी, तो नोड्स कंटेन नो एनर्जी, तो यहां पर कोई एनर्जी नहीं होती। ऊपर हमने बात कर लिया, नोड्स पर कोई एनर्जी नहीं होती, नोड्स रुके हुए हैं, रेस्ट में है, ठीक है। अच्छा, यही सारी बातें ना हम इसके हवाले से भी कर लेते हैं, एंटी नोड्स के हवाले में। तो यहां पर प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब क्या होंगे सर? ये मैक्सिमम होंगे। क्या होंगे जी? मैक्सिमम, ठीक है, याद रखना। सॉरी, मैक्सिमम फिर हो गया ना, आई एम वेरी सॉरी, यहां क्या होगा? मिनिमम हो गया, ठीक है। और यहां से हम क्या कह सकते हैं? क्या ये एनर्जी ट्रांसफर करते हैं? यहां देखिए ना, एनर्जी यहां से एक पॉइंट से आगे ट्रांसफर नहीं होती, ये पॉइंट सारे, यानी कि अगर मैं इस एक सेगमेंट को देखूं तो इसके जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला पॉइंट इस पॉइंट को एनर्जी ट्रांसफर नहीं करता, यानी कि ये इधर हर जो पॉइंट है ना, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो सेगमेंट है, नोड टू नोड्स के बिटवीन सेगमेंट है, इसमें एनर्जी ऑसिलेट करती रहती है बिटवीन किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहां ये कह सकता हूं एनर्जी ऑसिलेट्स between potential energy and kinetic energy। अब देखें, अगर हम एट मीन पोजीशन देखें तो मीन पोजीशन पर ना हमारे पास किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और अगर हम देखें एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। और इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें तो वो दोनों क्या होंगे? फिर वो जीरो होंगे, यानी कि मीन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी ऑफ द पार्टिकल्स, और एक्सट्रीम पर किनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी ऑफ द पार्टिकल्स। अच्छा जी, और भी बातें कर लेते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ये जो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना, ये सारे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं विदाउट नोड तो मूव ही नहीं ना कर रहा। तो हम ये कहेंगे, बड़ा मजे का पॉइंट हमें मिल गया, इस रेड मार्कर से लिखता हूं मैं क्या लिखने वाला हूं? द पार्टिकल्स अदर देन नोड्स के अलावा जो पार्टिकल्स हैं परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के सारे फॉर्मूलाज यहां लग सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं। और क्या बात हो सकती है? और भी देखें ना, ये जो सेगमेंट है ना, इस सेगमेंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, और इन सारे पार्टिकल्स की जो मोशन है ये कंबाइन है, इकट्ठी है। यानी कि अगर इकट्ठे यहां से अब नीचे जाएंगे ना, तो ये सारे इकट्ठे नीचे जाएंगे और मीन पोजीशन पर सारे इकट्ठे पहुंचेंगे, और इस तरह से एक्सट्रीम पोजीशन पर अपनी अपनी सारे इकट्ठे पहुंचेंगे। तो हम ये कहते हैं कि ये सारे पार्टिकल, एक सिंगल सेगमेंट की बात कर रहा हूं मैं, सारे पार्टिकल्स
ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ सेगमेंट आर इन फेज, ये क्या होते हैं, इन फेज होते हैं। ये देखें इस पार्टिकल की मोशन को देखें, डाउनवर्ड है, लेट्स सपोज इसकी भी डाउनवर्ड है, इसकी भी डाउनवर्ड है। अब सारे डाउनवर्ड जाएंगे ना, मतलब इसके बाद जब ये नीचे जाएगा लूप, तो ये पूरा लूप नीचे जाएगा ऐसे ही, ठीक है। तो इन सब की जो मोशन है वो डाउनवर्ड, ये सारे पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, इन फेज कहलाते हैं। तो यहां मैं एक बात लिख सकता हूं, all the particles of a single segment, एक सिंगल सेगमेंट के सारे पार्टिकल्स आर इन फेज, ये क्या होते हैं, इन फेज होते हैं, ठीक है। इनमें फेज डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, अगर कंसेक्टिव बात कर लें हम कंसेक्टिव सेगमेंट्स की, एक ये सेगमेंट है, उससे अगले वाला ये है, तो अब अगर ये नीचे जा रहा है ना, तो उसी लम्हे ये वाला, अगर ये हमने कंसीडर किया ना, तो इसके ऑपोजिट दूसरा सेगमेंट में ये वाला हिस्सा जो ना ऊपर वैसे जा रहा होगा। तो अब इसके पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, तो ये पार्टिकल्स कहां जा रहे होंगे, ऊपर की तरफ जा रहे होंगे। अगर हम दो बात कर लेना, दो कंसेक्टिव क्या नाम है लूप्स की बात कर लें, सेगमेंट्स की बात कर लें, तो वो वाले जो पार्टिकल्स हैं वो क्या शो कर रहे होते हैं, वो दे आर आउट ऑफ फेज, ठीक है, आउट ऑफ फेज बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। तो यहां मैं एक बात लिख सकता हूं ना, क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं पार्टिकल्स ऑफ टू कंसेक्टिव सेगमेंट्स कह लें, लूप्स कह लें, आर आउट ऑफ फेज, यानी कि इनके दरमियान में फाई कितना होगा सर, 180 डिग्री होगा, ठीक है जी। अच्छा, एक बात याद रहे, नोड पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, 0। नोड वाला पार्टिकल तो मूव नहीं ना करेगा, उससे ऊपर जब जाते जाएंगे ना जैसे जैसे, तो पार्टिकल की स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, आप ये नहीं कि मैक्सिमम पोजीशन पर, यानी कि मूव कर रहे हैं ना बाकी पार्टिकल्स, तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, उससे ज्यादा इसकी स्पीड होगी, उससे ज्यादा इसकी स्पीड होगी, उससे ज्यादा इसकी स्पीड होगी। आप यूं ना समझ लेना कि हाईएस्ट पॉइंट पर सर बात कर रहे हैं, जब ये ऑसिलेट कर रहा होगा तब। तो जैसे जैसे आप नोड से एंटी नोड की तरफ जाते हैं ना, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स क्या करती जाती है, इंक्रीज करती जाती है, और एंटी नोड पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो यानी कि वो वाला पार्टिकल जो एंटी नोड पर होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये बातें मैंने आपसे ऑरली कर ली। अच्छा जी, और क्या बात हो सकती है, अच्छा काफी बातें हो गई हैं। अब मैं जल्दी से आ जाता हूं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो है स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेस स्ट्रिंग। इसको जरा रेज कर लेते हैं बच्चों। अब ना हमने डिस्कस करना है स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेस स्ट्रिंग। तो स्ट्रेस स्ट्रिंग में अगर आपको याद हो, चूंकि आप एमडी कैट के स्टूडेंट हैं, तो आपको याद होगा हमने 3 मोड ऑफ वाइब्रेशन डिस्कस किए थे, और उसके बाद हमने एक जनरल रिलेशन बनाया था। तो इसी तरह से डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं मैं आपके साथ। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ये वाली, ठीक है। इस स्ट्रिंग की लेट्स सपोज जो लेंथ है वो हम कंसीडर कर लेते हैं, वो लेंथ एल है। सर एल जितनी मर्जी हो भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो ये लेंथ एल है। आप इसको क्या काम करते हैं, आप इसको ना यहां सेंटर से प्लग करते हैं ऐसे, और यहां छोड़ देते हैं, यानी कि ऐसे प्लग करके ना छोड़ देते हैं। जैसे आपने यहां से छोड़ा तो यहां 2 वेव बनी, एक इधर गई एक इधर गई, यहां टकराई और टकराने के बाद यहां से रिफ्लेक्ट हुई। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके पास ना एक लूप ऐसे वाइब्रेट करना शुरू हो गया। तो एक्चुअली ये लूप किस वजह से बना है, ये स्टेशनरी वेव्स की वजह से बना है। और इस स्टेशनरी वेव में, इस स्ट्रिंग में जो मिनिमम जो काम हो सकता था ना, जो मिनिमम लूप बन सकता था, वो एक ही लूप बन सकता था, इससे कम नहीं हो सकता था। तो अब यहां पर देखें हमारे पास, ये हमें पता है जहां फिक्स एंड होता है ना, वहां क्या बनता है, नोड बनता है। फिक्स एंड पर सर नोड बनता है, और यहां पर फिर क्या होगा, यहां पर सर होगा एंटी नोड। शाबाश। अच्छा जल्दी से बता दें, अब नोड से नोड तक का डिस्टेंस कितना होता है, सर आपने बताया था ये होता है सर λ/2। तो L इज इक्वल टू क्या आ गया, λ/2। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, इसका एक और नाम भी है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है जी, इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं। इसका एक और नाम भी है, इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इसको बेसिक टोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
बेसिक टोन। ये सारे नाम आपने इसके याद रखने हैं। जो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा ना, चाहे आगे चल के हम पढ़ेंगे ना स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम, ऑर्गन पाइप ओपन हो या क्लोज हो, दोनों केसेस में जो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा उसमें जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी उसको हम फर्स्ट हार्मोनिक भी कह सकते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं और बेसिक टोन भी कह सकते हैं। कब वाला फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, अभी मैं फ्रीक्वेंसी फाइंड करने वाला हूं। तो यहां पर जो लेंथ है वो आ जाएगी लैम्डा बाय 2 के। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, ये फर्स्ट हार्मोनिक है, तो इसमें लैम्डा 1 कह देता हूं। यहां से लैम्डा 1 किसके इक्वल आ जाएगा सर? लैम्डा 1 इक्वल टू आ जाएगा 2 में डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो लैम्डा 1 इक्वल टू आ गया 2L के। शाबाश। अच्छा, अब ये भी बता दें फिर फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल आ जाएगी सर? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है F इक्वल टू V ओवर लैम्डा, तो F1 कह देंगे V ओवर लैम्डा 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास F1 इज इक्वल टू V ओवर 2L। अब V की बात हो रही है ना, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, V आपको पता है स्पीड है, स्पीड ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में स्पीड जो है वो हम पता है हम कैसे मालूम करते हैं, वो सर आपने बताया था कैसे होती है, कहां बता दूं, यहां बता देता हूं। V इक्वल टू क्या होती है? अंडर रूट F ओवर M। F क्या चीज है? टेंशन इन द स्ट्रिंग, और M क्या चीज है? लीनियर मास डेंसिटी, जिसको हमने M ओवर L लिखा था। इसका यूनिट क्या है जी? इसका kg पर मीटर हमने पढ़ा था। डायमेंशन भी पूछी जा सकती है, तो ये याद रहे, ये M मास नहीं है, ये मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है? स्ट्रिंग का यूनिट लेंथ में कितना मास है। अच्छा जी, तो अब इसको हम फिर यूं भी लिख सकते हैं, F1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, V की जगह क्या लगा दिया? ये वाला फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2L अंडर रूट F ओवर M। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज आ गए जिनको आपने जहन में रखना है, और फिर हम आगे चलते हैं। ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड, पहले आपने L/2 से इसको किया था ना प्लग, यानी कि हाफ से किया था। अब हाफ का भी हाफ कर दे, L/4 से प्लग करें आप। जब आप L/4 से प्लग करेंगे ना, तो अब आपके पास ये 2 लूप्स बनेंगे, 2 सेगमेंट्स बनेंगे। अच्छा, याद रहे, जहां से भी आप प्लग करेंगे ना, प्लगिंग पॉइंट पर हमेशा एंटी नोड बनेगा। प्लगिंग पॉइंट पर क्या बनेगा सर? एंटी नोड बनेगा। शाबाश। चलिए जी, अब यहां देख लेते हैं, ये नोड है, ये भी हमें नजर आ रहा है। ये भी कौन है सर? ये भी नोड है। ये कौन है सर? ये भी नोड है। अच्छा, ये फिर क्या है जी? ये दो सर, ये 2 एंटी नोड है। शाबाश, बड़ी मजे की बात समझ में आने वाली है। ठीक है जी। अच्छा, लेंथ क्या है सर? स्ट्रिंग वही है ना, स्ट्रिंग वही है, तो लेंथ उसकी वही होगी जो हमने पहले कंसीडर की है, L। अब यहां पर ना एक काम करते हैं, दोबारा से वही देख लेते हैं। देखिए, बहुत आसान तरीका है इसको समझने का। पहले देखिए, एक लूप था ना, तो एक लूप का की लेंथ आ गई थी λ/2, ठीक है? 2 लूप्स हो जाएंगे तो कितने दफा λ/2 हो जाएगा सर? 2 दफा λ/2। एक लूप का λ/2 और दूसरे लूप का भी λ/2, तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? L इक्वल टू आ जाएगा λ/2 प्लस λ/2। अब चूंकि सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है या सेकंड हार्मोनिक है, तो इसको हम λ2 कह देते हैं। ठीक है, अब ये कैसे है आप यूं भी समझ सकते हैं। यहां पहले वाले में हमने क्या लिया था? नोड से नोड तक λ/2, तो यहां नोड से नोड तक एक λ/2 और फिर यहां नोड से नोड तक λ/2, तो लेंथ टोटल बराबर आ गई λ/2 प्लस λ/2 की। तो यहां से हम इसका फॉर्मूला फर्दर डिजाइन कर सकते हैं। यहां से आ जाएगा L इज इक्वल टू, यहां मैं लिख देता हूं बल्कि लेंथ को, L इज इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स λ/2। ठीक है, ये देखिए बहुत आसान है। x प्लस एक्स क्या होता है सर? 2x, तो λ/2 प्लस λ/2 कितना हो जाएगा? 2 λ/2। ठीक है, तो ये वैसे ही लिखे, यहां से λ2 निकाल लेते हैं। λ2 यहां से आ जाएगा सर, 2 से 2 कट गया, λ2 इक्वल टू L आ गया, तो λ2 इक्वल टू आ गया 2L ओवर 2। ठीक है, या आप इसको L भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने जानबूझकर लिखा है, ये 2L के साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2L ओवर 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो लेंथ ही आ जाएगी, लेकिन मैंने जानबूझकर लिखा है क्योंकि आपको पता है हमने एक जनरल रिलेशन बनाना है। ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई। इसके बाद फ्रीक्वेंसी, देखें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन है ना, तो यहां पर देखें, यहां पर वेवलेंथ के नीचे क्या है सर? 1 है। ठीक है,
तो यहां पर फ्रीक्वेंसी के साथ क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहां पर वेवलेंथ के नीचे क्या है, 2 है, यानी कि वेवलेंथ हाफ होगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी मैं लिख सकता हूं f2 इक्वल टू, इसी फॉर्मूला से 1 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2v/2l। अगर आपको ये बात हजम नहीं ना हो रही तो आप यूं कर लें, f इक्वल टू v/λ पुट करें और लैम्डा की जगह पुट कर दें, ये l आ जाएगा ना, तो v/l आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो v/l ही आएगा। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दिया तो ये एक रिलेशन बन जाएगा। तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं v/l, आपकी आसानी के लिए, ठीक है। एक्चुअली मैंने ये जानबूझकर ऐसे बनाया है। अब एक और रिलेशन इसका, ये वाला टेंशन की फॉर्म में, टेंशन की फॉर्म में जो इसका रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा f2 इक्वल टू 2/2l अंडर रूट f/m, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये आपने 2/2 क्यों लगाया, 2 से तो 2 कट जाएगा, भाई कट जाएगा, लेकिन कुछ समझे ना अभी, मगर थोड़ा सा वेट करें जरा। अच्छा जी, अब यहां पर क्या हमारे पास, ये थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। अच्छा, इसके बारे में कुछ बातें याद रख लें आप। इसको हम सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन को एक और नाम भी देते हैं, इसको हम सेकंड हार्मोनिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, या इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन। चलिए जी, फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। तो पहले वाला क्या होता है, बेसिक टोन, तो उसके बाद जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ओवरटोन, ठीक है। पहले वाला ओवरटोन नहीं होता, पहले के बाद जितने भी स्टार्ट हो गए वो ओवरटोन शुरू हो जाएंगे। फिर पहला आया, पहले के बाद ये पहला आया तो ये फर्स्ट ओवरटोन है, इसके बाद जो आएगा वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात आपने याद रखनी, यहां देखें, यहां एंटी नोड कितने, 2 है, यहां एंटी नोड कितने थे, 1, तो अगले में आप गए तो एंटी नोड 1 बढ़ गया, यहां नोड कितने थे, 2, तो इससे अगले में गए तो नोड कितने हो गए, 3। यानी कि जैसे जैसे आप मोड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ाते जाएंगे, एंटी नोड भी उसी हिसाब से बढ़ते जाएंगे और नोड भी उसी हिसाब से बढ़ते जाएंगे। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि जो नोड है वो ग्रेटर देन है एंटी नोड्स। नोड, स्ट्रेस स्ट्रिंग के केस की बात हो रही है, नोड्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन एंटी नोड्स। और अगर आपने नोड, एंटी नोड निकालना हो या समझ लें कि नोड निकालना हो, तो नोड का फॉर्मूला यूं बन सकता है n इक्वल टू a+1, ठीक है। एंटी नोड में +1 कर दे तो आपके पास कितने नोड आ जाएंगे। तो अब याद रखिएगा, जितना होगा ना हमारे पास हार्मोनिक, यानी कि थर्ड हार्मोनिक है तो 3 एंटी नोड, फोर्थ हार्मोनिक है तो 4 एंटी नोड, और नोड कितने निकाले उसमें +1 कर दे तो हमारे पास एंटी नोड भी आ जाए। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करते हैं। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में हमारे पास, हम इसको पहले 1/4 से प्लग किया था, अब इसको 1/8 से 1/4 का भी हाफ, तो अब इसमें जो लूप बनेंगे ना वो 3 लूप बनेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां नोड बनेगा, यहां भी नोड, यहां भी नोड और यहां भी नोड, इन तीनों पॉइंट्स पर, ठीक है। इन चारों पॉइंट्स पर क्या बन गया, नोड बन गया। और बाकी यहां पर क्या बना, सर इन पॉइंट्स पर एंटी नोड बन गया। चलिए जी, शाबाश, यहां एंटी नोड आ गया, एंटी नोड आ गया और एंटी नोड आ गया। अब यहां पर लेंथ किसके बराबर होगी, इसको जरा सेपरेट कर लेते हैं ना, लेंथ सर बराबर आ जाएगी। अब देखें, सेगमेंट 3 दफा आ रहा है ना, पहले वाला सेगमेंट λ/2 था तो 3 दफा रिपीट हो रहा है, L इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स λ/2। नहीं तो नोड से नोड 1 λ/2, फिर 1 λ/2, फिर 1 λ/2, ऐसे भी कर सकते हैं। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, λ/2 3 दफा रिपीट हो रहा है, इसको हम 3 यहां लिख देंगे थर्ड हार्मोनिक की वजह से। यहां से λ3 आप निकाल लें अगर, तो λ3 हमारे पास आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो गया 2l/3, ठीक हो गया जी। और इसके बाद यहां से अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो वो f3 आ जाएगी, और वो किसके बराबर आ जाएगी, ये 2l/3 हो गया, 3 टाइम कम हो गई है वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी 3 टाइम क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, वो आ जाएगी 3v/2l, ठीक है। फॉर्मूला मैंने बेसिक भी आपको बताया हुआ है, f इक्वल टू v/λ पुट करें, लैम्डा की वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा, ये लैम्डा की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो सॉल्व करके ये आ जाएगा आपके पास। अब सिमिलरली हम इसको टेंशन के केस में भी लिख सकते हैं, f3 इक्वल टू 3/2l, इस v की वैल्यू पुट कर दें, सर v की वैल्यू है f/m। चलिए अब इन सबको ना
सर्कल में बंद कर देते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि बवक्ते ज़रूरत काम आवे। चलिए अब ना हम जनरल बात करेंगे। अब मैं यहां लिखता हूं फॉर nth हार्मोनिक, nth हार्मोनिक के लिए, nth हार्मोनिक के लिए देखिए जरा, पहले मैं जिनको टिक कर रहा हूं ना फ्रीक्वेंसी वाले को, इनको देखना है आपने, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वालों को देखिए, F1 V/2L, यहां 1 आ रहा है साथ, F2 2V/2L, F3 3V/2L। तो आप देख रहे हैं यहां 3 है तो यहां भी 3 है, यहां 2 है तो यहां भी 2 है, यहां 1 है तो यहां भी 1 है, ये V/2L साथ वैसे आ रहा है। तो हम इससे एक जनरल रिलेशन निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बहुत बेसिक पे जाने की कोई इतनी जरूरत नहीं है। तो यहां से हम लिख सकते हैं Fn इक्वल टू NV/2L, ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक और चीज देखें जरा, ये जो हमारे पास है ना V/2L, ये किसके बराबर है? ये V/2L किसके बराबर है सर? ये V/2L, हाँ ये तो F1 के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ यहां से हमारे पास एक और रिलेशन बन गया, Fn इक्वल टू, ये n वैसे ही, और इसकी जगह क्या आ गया F1। वहां भी साथ साथ कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं, मैंने कहा यार एंड पे इसको कवर कर लेंगे, इतना मसला नहीं है, ये मुफ्त में इसने जगह घेरनी थी। तो Fn इक्वल टू NF1 बन गया। और दूसरी बात, ये वाला जो रिलेशन है यहां देखिए, अब आप इसके साथ भी वही स्लोप होने जा रहा है। 1 है पहले, बाकी सब सेम है, 2 है फिर सेम है, 3 है फिर सेम है, 3 3। तो इसका मतलब हुआ यहां से हम फॉर्मूला बना सकते हैं F3 इक्वल टू N, सॉरी F3 नहीं, Fn इक्वल टू N/2L अंडर रूट F/m। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, शाबाश शाबाश मेरे बच्चे। अच्छा, यहां ना एक बड़ी मजे की बात यह है कि n क्या चीज है? n इंटीजर होगा, या n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन, कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब हम ना वेवलेंथ के लिए भी रिलेशन निकाल लेते हैं। ये देखें, वेवलेंथ के लिए एक ये रिलेशन है, ये ग्रीन वाला याद रखें, λ1 2L/1, λ2 2L/2, λ3 2L/3, यानी कि 3 आ रहा है 3 आ रहा है, 2 आ रहा है 2 आ रहा है, 1 आएगा तो 1 आएगा, 4 आएगा तो 4 आएगा। तो यहां से जनरल रिलेशन हमारे पास बन गया λn इज इक्वल टू 2L/n। ले जी, शाबाश, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास वेवलेंथ निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा, यहां 2L किसके बराबर है? λ1 किसके बराबर है सर? 2L के। तो λ1 की जगह में 2L की जगह λ1 नहीं लिख सकता? बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? तो λn का एक और रिलेशन भी आ गया, अगर हमें फंडामेंटल वेवलेंथ गिवन हो, λ1/n। लें जी, एक और फॉर्मूला आ गया, एंजॉय करें। अब यहां से ना कुछ बातें कर लेते हैं, जैसे यहां से अब हम बात करते हैं हार्मोनिक सीरीज की, हार्मोनिक सीरीज की, हार्मोनिक सीरीज की। लेकिन हार्मोनिक सीरीज से पहले मैं आपको बता दूं, अब इसको हम ना क्या नाम देंगे भला सर? इसको नाम देंगे थर्ड हार्मोनिक का, थर्ड हार्मोनिक का। ओवरटोन कितना होगा सर? ये सेकंड ओवरटोन होगा ना, फर्स्ट तो ये हो गया था, तो जो थर्ड हार्मोनिक है वो एक कम कर दे आप हार्मोनिक में से, तो ये कौन सा ओवरटोन हो जाएगा? सेकंड ओवरटोन, ठीक है। तो यहां मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं, आप याद रख लीजिएगा कि जो हार्मोनिक है ना, हार्मोनिक, हार्मोनिक ये बराबर होगा ओवरटोन, ओवरटोन +1 के। यानी कि अगर थर्ड ओवरटोन कह रहे हैं ना, तो यहां 3 पुट करें, 3 + 1 फोर्थ हार्मोनिक आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिएगा। वैसे भी आपको याद हो ही गया होगा कि अगर 5th हार्मोनिक है तो जल्दी से बताएं ओवरटोन क्या होगा सर? 4th होगा। मैं कहता हूं 11th हार्मोनिक है तो ओवरटोन कौन सा होगा सर? 11th हार्मोनिक है, अच्छा 10 हो गया, तो 10th ओवरटोन हो गया। बात समझ में आती है? अब हार्मोनिक सीरीज कह लेते हैं। हार्मोनिक सीरीज सर क्या होती है भाई? हार्मोनिक का मतलब है फ्रीक्वेंसी की सीरीज, ठीक है। तो यहां फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी होती हैं जब हम एक स्ट्रिंग को प्लग करते हैं? तो इसमें देखें, हमने देखा कि F1 भी होता है, F1, F2 भी, F3 भी, F4 भी, एंड सो ऑन सारी होती है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, F1 2F1, यहां देखें, यहां 2 पुट कर दिया तो F2 इक्वल 2F1 हो जाएगा, तो F2 की जगह 2F1। यहां सिमिलरली ये 3F1, ये 4F1 एंड सो ऑन। अच्छा, यहां से कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि जल्दी से बता दें भाई, रेशो ऑफ हार्मोनिक सीरीज क्या होगी? रेशो ऑफ हार्मोनिक
सीरीज, हार्मोनिक सीरीज की रेशो, ठीक है, या रेशो ऑफ हार्मोनिक्स इन स्ट्रेस स्ट्रिंग। स्ट्रेस स्ट्रिंग के केस की बात हो रही है, तो ये देखिए F1 है, ये 2F1 है, तो इन सब की रेशो लेंगे तो F1 1 आ जाएगा, फिर F1 कैंसिल हो गया 2 आ जाएगा, फिर F1 कैंसिल हो गया 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगी 1:2:3 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर वो बात कर ले रेशो ऑफ ओवरटोन, तो अब आप क्या बताएंगे, रेशो ऑफ ओवरटोन इन स्ट्रेस स्ट्रिंग के केस की। तो अब ओवरटोन 1 से तो स्टार्ट नहीं होता ना, ये फर्स्ट ओवरटोन है, ये सेकंड ओवरटोन है, ये थर्ड ओवरटोन है, तो अब 2 से स्टार्ट होता है, वो फिर रेशो क्या आ जाएगी, 2:3:4 एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए जी, अब यहां एक और बात याद रखें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रेस स्ट्रिंग के केस में ना ऑल हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करते हैं, तो यहां मैं एक बात लिख सकता हूं, ऑल हार्मोनिक्स एग्जिस्ट, ठीक है, इन केस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रिंग। अब एक काम करते हैं, एक आध एमसीक्यू कर लेते हैं और उसके बाद ये लेक्चर हमारा ये वाला खत्म हो जाएगा। मैंने एक्चुअली इसके फौरन बाद जो लेक्चर बनाना है वो स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम, जिसके अंदर ऑर्गन पाइप ओपन और ऑर्गन पाइप क्लोज दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तो अभी इसके एक दो एमसीक्यू करके ना इसको हम जरा साइड पे लगाते हैं। अब मैं एमसीक्यूज लेके आया हूं आपके लिए, 2-3 एमसीक्यूज हैं, ज्यादा नहीं लेके आया। तो एमसीक्यू नंबर 1 देखें, इसमें एक शायर कह रहा है, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 मीटर वाइब्रेट्स इन 4 सेगमेंट्स विद स्पीड 300 मीटर पर सेकेंड, इट्स बेसिक टोन इज, इसकी बेसिक टोन बताएं कितनी होगी। चलिए जी, ये आप सॉल्व करें, आंसर बताएं। तो मैं भी सॉल्व कर लेता हूं, तो पास करके वीडियो को आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए हमने बेसिक टोन निकालना है, 4 सेगमेंट्स की बात हो रही है ना, तो 4 सेगमेंट्स का मतलब है कि यहां फ्रीक्वेंसी है f4, और f4 का मतलब है, हमें एक फॉर्मूला पता है, fn इक्वल टू क्या होता है, nv/2l, ये रहा, ये देखिए ये फॉर्मूला है ना, fn इक्वल टू nv/2l। तो fn की जगह अब यहां क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहां 4v/2l आ जाएगा। तो यहां ना इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, 4v कितना है सर 300, 2 लेंथ कितनी है सर 5 है, ठीक है जी 5 हो गया। इसको फर्दर सॉल्व किया, 4 इंटू 300 ओवर कितना आ गया 10 आ गया, 0 गायब हो गया, तो ये 400, 4 3 12, तो 120 हर्ट्ज आ गया। ये f4 आया, हमने क्या निकालना है, हमने बेसिक टोन बताना है, वो ना आप इसको टिक करके साइड में बैठे हो। ले जी, अब बताते हैं, एज वी नो दैट f4 इक्वल टू क्या होता है 4f1 के, तो यहां से हम f1 निकाल लेते हैं, f1 इक्वल टू क्या आ जाएगा सर f4/4 के, f4 कितना निकाला है सर 120 निकाला है, ओवर 4 कर दें, 4 1 4, 4 3 12, सर ये 30 हर्ट्ज आ गया। चलिए जी शाबाश। तो क्या आंसर आएगा इसका, फिर इसका सर आंसर आएगा चार्ली। चलिए जी, अब नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 6 मीटर वाइब्रेट्स विद सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन के साथ वाइब्रेट कर रही है, इट्स लैम्डा बताएं, इसका वेव, इसकी वेवलेंथ कितनी होगी। चलिए जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें सेकंड ओवरटोन है ना, तो हमने एक बात की थी कि अगर हम हार्मोनिक निकालना चाहें तो वो ओवरटोन में एक ऐड कर देंगे, यानी कि हार्मोनिक बराबर आएगा ओवरटोन +1, तो ओवरटोन सेकंड है तो 2 + 1 हार्मोनिक कितना हो जाएगा थर्ड, इसका मतलब है थर्ड हार्मोनिक है। तो वेवलेंथ अब जब हम निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और ये फॉर्मूला n की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मूला था हमारे पास, सॉल्व कहां करें, बिल्कुल नीचे करते हैं जी, लैम्डा n की जगह क्या आ गया सर 3 आ जाएगा। चलिए जी, फिर क्या है 2l, l कितना है 6 मीटर्स ओवर, और हमारे पास कितना है वो n3 है, तो 3 2 6, 2 2 4 मीटर्स, तो वेवलेंथ कितनी आ गई सर डेल्टा ऑप्शन आ गया 4 मीटर्स। एक और एमसीक्यू लाया हूं आपके लिए, एज नंबर ऑफ लूप्स इंक्रीजेस, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की बात हो रही है, नंबर ऑफ लूप्स इंक्रीजेस इट्स फ्रीक्वेंसी, जल्दी से फ्रीक्वेंसी बताएं। तो फ्रीक्वेंसी इसकी जो है इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, रिमेन सेम, नन ऑफ दीज। तो हमें पता है पहले फ्रीक्वेंसी अगर f1 है, उसके बाद सेकंड में क्या हो जाती है 2f1 है, यानी कि f1 का डबल, थर्ड हार्मोनिक में क्या हो जाती है 3f1, यानी कि जैसे जैसे लूप्स बढ़ते जाते हैं ना तो फ्रीक्वेंसी क्या करती जाती है इंक्रीज करती जाती है। ऑप्शन कौन सा होगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेके आया था मैं सर, ऑप्शन होगा अल्फा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या करेगी इंक्रीज करेगी, बाय 1 गेट 1 फ्री।
लैम्डा, चलिए शाबाश। वेवलेंथ बता दे क्या करेगी सर, जैसे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का सर इनवर्स रिलेशन है ना, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो डेफिनेटली वेवलेंथ को क्या करना चाहिए, डिक्रीज। तो सर इस केस में ऑप्शन आएगा हमारे पास बीटा, फ्रीक्वेंसी क्या वेवलेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अच्छा स्पीड बता दें फिर, बाय वन गेट मैनी फ्री, स्पीड क्या करेगी सर, देखें v इक्वल क्या होता है एफ लैम्डा, एफ बढ़ा लैम्डा कम हुआ तो ये क्या रहेगा सर, ये तो सेम रहेगा ना। इसका मतलब हुआ कि इस केस में जो ऑप्शन आएगा वो क्या होगा, रिमेन्स सेम। अच्छा एक और क्वेश्चन याद आ गया, यूएचएस में आया हुआ था एक एमसीक्यू में जल्दी से आपके सामने लिख देता हूं। एमसीक्यू में वो कह रहा है कि अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 6 मीटर वाइब्रेट्स, क्या कर रही है जी, वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। तो बताएं इट्स मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होगी, इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ बताएं कितनी होगी। अब इसके आंसर मैंने लिख रहा, आंसर आप जल्दी से इसका बता दें। देखिए ये वाला फॉर्मूला हमारे पास लैम्डा n इक्वल टू एल ओवर एन, तो वेवलेंथ मैक्सिमम कब होगी, जब n की वैल्यू मिनिमम होगी, और n की वैल्यू मिनिमम कितनी पुट कर सकते हैं सर, मिनिमम हम 1 पुट कर सकते हैं। तो ये देखिए लैम्डा मैक्सिमम इक्वल टू आ जाएगा 2l की जगह 6 और ओवर n की जगह क्या आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 12 मीटर्स, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। मैक्सिमम के लिए n की वैल्यू क्या पुट करनी है, देखिए जी फ्रीक्वेंसी का हमने फॉर्मूला पढ़ा है f इक्वल टू n ओवर 2l अंडर रूट f ओवर m, ठीक है। अब यहां पर फ्रीक्वेंसी, अगर हम लेंथ को और मास पर यूनिट लेंथ को, ये m प्राइम m को अगर हम कांस्टेंट रखें तो फ्रीक्वेंसी का टेंशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन आते हैं। आप यहां f भी लिख सकते हैं, टेंशन भी लिख सकते हैं, इतना मसला नहीं। अगर हम कांस्टेंट रखें f को और लेंथ को, तो फ्रीक्वेंसी का मास पर यूनिट लेंथ के साथ क्या आ जाएगा, इनवर्स रिलेशन आ जाएगा उसके अंडर रूट के साथ। अगर हम किस को हम कांस्टेंट रख लेते हैं, मास पर यूनिट लेंथ को, लीनियर मास डेंसिटी को और टेंशन को कांस्टेंट रख लेते हैं, तो फिर फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ क्या आ जाएगा, इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। यहां से ना एक और रिलेशन भी बन जाता होता है। देखिए ये जो m है ना हमारे पास, ये क्या है, ये सर m ओवर l है, मास पर यूनिट लेंथ। अब हमें एक बात पता है, रो इक्वल टू क्या होता है, m ओवर v, v वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम यूं लिख सकते हैं m ओवर v की जगह इसके लिए लिख सकते हैं ना al, ठीक है। तो अब यहां से ये a इधर मल्टीप्लाई करा दें, रो a इक्वल टू आ गया m ओवर l। तो अब m ओवर l की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं सर, रो a पुट कर सकते हैं यहां, यानी कि इस m की जगह क्या आ जाएगा, रो a आ जाएगा। तो वो फॉर्मूला बन जाएगा f n इक्वल टू n ओवर 2l अंडर रूट f ओवर रो a, ठीक है। अब डेंसिटी के साथ इसका क्या रिलेशन बन जाएगा, अगर बाकी सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखें तो डेंसिटी के साथ इसका रिलेशन आ जाएगा उसके अंडर रूट के साथ इनवर्स रिलेशन, ठीक है। इसी तरह से एरिया के साथ भी, तो ये आपने याद रख लेना है, ये पूछा जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, आपने लेक्चर को बड़े तहम्मुल से सुना। थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिजिक्स मुश्किल लगती है बच्चों को, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपके लिए आसान बनाऊं। दुआओं में याद रखिएगा, और अगला लेक्चर जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत आसान है, वो देखना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।